Students, this is the second video of chapter 16 light of science of class 8th. Let's start it with the topic reflected light can be reflected again. मीन्स जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसे दोबारा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। देखो, जब आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो अगर आप अपने जो बैक साइड के हेयर्स हैं उनको देखना चाहते हो तो जो भी मतलब बार्बर है या कोई ब्यूटिशियन है वो आपके पीछे एक और मिरर लगा देते हैं जिससे आपको आपके जो बैक हेयर्स हैं वो दिखाई देते हैं। देखो, जैसे इस फिगर में अगर आपको फ्रंट के हेयर्स देखने हैं तो आपके पास ये फ्रंट मिरर है, लेकिन अगर आप बैक का देखना चाहते हो तो देखो इस पर्सन ने एक बैक मिरर होल्ड किया हुआ है जिसकी वजह से आप अपने जो बैक में हेयर्स हैं जो आपके बैक के वो देख पा रहे हो। तो होता क्या है, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आई यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मिरर से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में जाएगी जिसकी वजह से आपको ये फ्रंट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब कुछ रेज हैं जो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर जो बैक में मिरर है इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वो इसके लिए इंसिडेंट बन गई। जब वो स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद मिरर से फिर से वो रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट होकर वो आगे वाले मिरर के पास जाएंगी, वहाँ से फिर दोबारा से मिरर से स्ट्राइक करके आपकी आइज़ में एंटर करेगी जिससे आपको आपके जो बैक हेयर्स हैं वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम हमारे जो रिफ्लेक्टेड लाइट को एक से दो तीन बार ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अगर हम आपके सामने एक मिरर है और उसके बैक पे एक और मिरर रख दे तो वो आपस में क्या है, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने 6th क्लास में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा। जो पेरिस्कोप है उसमें भी 2 मिरर्स होते हैं ताकि उससे आपको आसपास की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई दें। पेरिस्कोप्स कहाँ यूज़ होते हैं? यूज इन सबमराइन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी द थिंग्स आउटसाइड। अंडरलाइन दिस लाइन। पेरिस्कोप का काम क्या है? पेरिस्कोप यूज़ करते हैं सबमराइन्स, टैंक्स या फिर सोल्जर्स अपने बंकर्स में यूज़ करते हैं टू सी द थिंग्स आउटसाइड। पेरिस्कोप में भी क्या 2 मिरर्स लगे होते हैं। देखो, सबमराइन में क्या होता है, इस तरह का पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप के अंदर क्या है, 2 मिरर लगे होते हैं। सबमराइन के अंदर पानी के अंदर होती है, तो ये वाला हाफ पोर्शन उसका क्या पानी के अंदर होता है और ये वाला हाफ पोर्शन क्या पानी के बाहर होता है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ और एक यहाँ पे है। यहाँ से पर्सन देख सकता है और यहाँ से वो आउटर वाली जो थिंग्स है वो देखता है। ये किसी एंगल पे बने होते हैं मिरर्स। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है जो कि अंदर की साइड को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पे इस मिरर पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन की आई पे स्ट्राइक करती है जिसकी वजह से उसे बाहर की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। इस तरह से पेरिस्कोप वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मिरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस, मीन्स बहुत सारी इमेजेस का बनाना। यू आर अवेयर दैट प्लेन मिरर्स फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, आप जब सुबह अगर अपने घर में आप प्लेन मिरर के सामने कभी भी खड़े होते हो तो आप देखते हो वहाँ पे सिंगल इमेज बनती है, लेकिन अगर उन्हीं प्लेन मिरर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो देखते हैं कि कितनी इमेजेस बनती हैं। देखो, यहाँ पे 2 मिरर्स लिए गए हैं, प्लेन मिरर्स हैं, दोनों को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद उनके सामने एक ये कॉइन रखा है। आप देख सकते हो कि कॉइन की जो कितनी इमेजेस बन रही हैं, 1, 2 एंड 3 इमेजेस बन रही हैं। मीन्स अगर हम 2 प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे ज्वाइन करते तो हमें इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस देखने को मिल रही हैं, 3 इमेजेस मिल रही हैं। इसी तरह से हम अपने जो मिरर्स हैं उनको अलग अलग एंगल्स पे डिफरेंट एंगल्स पे ज्वाइन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि कितनी इमेजेस बनती हैं। जैसे इन्होंने कहा 45 पे सेट करो, 60 पे, 120 पे और 180 पे, और हर एक पे नोट डाउन करो कि किस केस में कितनी इमेजेस बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला है, तो इसका मतलब हम अपने मिरर से, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मिरर्स हैं तो हम मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं, एक से ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, कहा कि फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, कि 2 मिरर्स को आपस में पैरेलल खड़ा कर दो और उनके सामने क्या है, कैंडल रख दो। एक यहाँ पे क्या कैंडल रख दी। ये क्वेश्चन भी है, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन है कि 2 मिरर्स हैं वो प्लेन मिरर्स हैं और वो पैरेलल हैं एक दूसरे को और 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और उनके साथ एक कैंडल रखी हुई है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, देखिए जैसे ये डायग्राम है, ये क्वेश्चंस है आपके, उसमें ये आपको एक टॉपिक आया हुआ है कि अगर 2 प्लेन मिरर्स रखते हैं हम पैरेलल में और 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और एक कैंडल यहाँ पे रखे तो कितनी इमेजेस बनती हैं। देखो, यहाँ पे ये 2 प्लेन मिरर्स हैं, ये जो ऐसे पॉलिश सरफेस दिखा रहा है ये मिरर्स को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये कैंडल है। कैंडल से लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे और ये क्या मिरर है तो ये क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और वो रिफ्लेक्ट लाइट के यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीछे इस
जहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से हमने डॉटेड लाइंस खींच के एक पॉइंट जो मीट करवा दिए ये रेज आपस में हो, तो यहाँ पे क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। फिर यहाँ पे सेकंड मिरर पे ये जो रिफ्लेक्ट कर गई लाइट, वो रिफ्लेक्टेड लाइट इस सेकंड मिरर के लिए कौन सी होगी, इंसिडेंट लाइट होगी। तो वो यहाँ से क्या है, इंसिडेंट है, वो इसके ऊपर फॉल करेंगी और फिर यहाँ से क्या सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे से हम फिर से रेज को मीट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन है इमेज की। फिर से यहाँ से इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर से इस मिरर के लिए कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। तो यहाँ से फिर आगे रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे थर्ड इमेज बन गई। फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे, ये इंसिडेंट रे बन जाएगी इसके लिए और ये क्या रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से हम देखते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो मीन्स अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं और उन्हें हमने पैरेलल पोजीशन पे रखा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी इमेजेस बनेंगे और हम कह सकते हैं सिंपलर लैंग्वेज में। ये जो आइडिया है नंबर ऑफ इमेजेस बनाने का, ये कैलिडोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है टू मेक द ब्यूटीफुल पैटर्न। अब कैलिडोस्कोप बनता कैसे है वो एक्टिविटी में बताया गया आपको, एक्टिविटी 16.6। कैलिडोस्कोप क्या एक तरह से टॉय है जिसे यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द मैनी इमेजेस बाय विच फिनोमिना, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज़ करके। कैलिडोस्कोप को बनाने के लिए देखो क्या क्या चाहिए हमें चाहिए पहले गेट द 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। देखो हमें ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप दिख रहे हैं, ये एक साइड दिखाई गई है, इसी तरह से ये इस साइड और इसकी सेकंड साइड और एक नीचे की साइड इस तरह से ज्वाइन की गई है। 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और वाइड कितना है 4 सेंटीमीटर है। इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देना हमने, एक इस साइड है, एक इसके इस साइड है और एक इसके नीचे, तीनों को क्या ज्वाइन कर दिया गया है। फिर क्या करना है, इसको उठाकर एक सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब आती है, ऐसे सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब है, उसके अंदर इसको फिक्स करना है। ये याद रखना है कि जो बाहर की ट्यूब होगी वो इससे बड़ी हो ताकि वो ईजिली उसमें फिट हो सके। उसके बाद क्या करना है आपने, इसकी एक साइड को क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। ये देखो यहाँ पे जैसे कर रहे हैं ना कि उसकी जो एक साइड है उसमें ये कार्डबोर्ड की डिस्क मीन्स उस गत्ते की डिस्क शेप में उसे कटिंग करना है और उसको वहाँ पे फिक्स करना है और उसके सेंटर में यहाँ पे एक होल करना है ताकि आप अच्छी तरह से देख सको। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इससे भी ये ज़्यादा देर तक चल सके इसलिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा देनी है आपने अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखो ये तो इस साइड हो गया, अब नेक्स्ट साइड क्या करना है आपने, एट द अदर एंड, इसको इस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका सेकंड एंड इधर दिखा रहे हैं। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। इस तरह से मिरर को टच करते हुए यहाँ पे टच करके, ये नीचे वाली साइड दिखा रही है ना जैसे, यहाँ पे आपने एक ग्लास प्लेट अटैच करनी है। उस ग्लास प्लेट के ऊपर जैसे दिख रहा है ये आपको छोटे छोटे बैंगल्स हो गए, कुछ भी कलरफुल जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसके ब्रोकन पीसीज यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे सेकंड एंड जो ओपन पड़ा है उस पर पहले ग्लास प्लेट रखनी है, ग्लास प्लेट के ऊपर फिर क्या रखे हैं, ब्रोकन पीसीज रखे हैं कलर्ड बैंगल्स के। उसके बाद क्या करना है, इस एंड को क्लोज कर देना है बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। फिर उसके बाद ये देखो ये वाली प्लेट के साथ इसको ऊपर से कवर करके इसे बंद कर देना है। इन दोनों के बीच में एक मेटालिक रिंग लगा देनी है ताकि दोनों में सेपरेशन हो, ताकि जो ये पीसीज हैं ईजिली मूव कर सकें। इस तरह से आपका कैलिडोस्कोप बन जाएगा। जब आप होल के थ्रू देखोगे तो आपको वैरायटी ऑफ पैटर्न्स दिखाई देंगे बिकॉज आपने कलरफुल बैंगल्स रखे हैं और 3 मिरर्स वहाँ पे आपने ज्वाइन किए हैं। देखो आपने यहाँ पे 2 मिरर्स ज्वाइन किए थे, एक कॉइन था तो आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही थी। अब आपने 3 मिरर्स ज्वाइन कर दिए हैं और उसमें ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल रखा है कलरफुल, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे। और आप ये भी नोटिस करोगे कि हर बार आपको पैटर्न जो है डिफरेंट दिखेगा बिकॉज हर बार उसकी पोजीशन चेंज होगी, आपका देखने का एंगल चेंज होगा, इसलिए आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव डिज़ाइंस दिखने को मिलेंगे। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वॉलपेपर्स जो डिज़ाइन करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं जो, उन्हें कैलिडोस्कोप से ही आइडिया आता है नए नए पैटर्न्स का, क्योंकि जो कैलिडोस्कोप के अंदर आप जितनी बार देखोगे आपको नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट वाइट और कलर। देखो आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि सनलाइट
वाइट लाइट भी मानी जाती हैं, लेकिन वो वाइट लाइट एक्चुअल में कितने कलर्स की बनी होती है? 7 कलर्स की बनी होती है। आपको बताया कि वाइट लाइट कंसिस्ट होती है 7 कलर्स की, 7th क्लास में बताया था। विबग्योर से याद रखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक जो वाइट लाइट है वो उसके अंदर कितने कलर होते हैं? ये 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर्स को मिलकर ही वो वाइट लाइट बनती है। अब एक एक्टिविटी शो की गई है कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक वाइट लाइट कितने कलर्स की होती है? 7 कलर्स की। सी द एक्टिविटी 16.7 क्या कह रहे हैं? गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बाउल एज शोन इन फिगर। देखो, एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का, उसके बाद क्या है, उसमें उसे एक कटोरी के अंदर आपने रख देना है। फिल द बाउल विद वाटर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बाउल के अंदर क्या करना है, आपने वाटर डाल देना है। और उसके बाद इस अरेंजमेंट को आपने क्या करना है, बाउल है, बाउल के अंदर मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और उसके बाद उस बाउल के अंदर क्या पानी डाल दिया आपने। उसके बाद इस बाउल को आपने विंडो के पास इस तरह से रखना कि मिरर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। उसके बाद इस तरह से आपने पोजीशन मिरर की सेट करनी है, अपने बाउल की सेट करनी है, ताकि जो आपकी लाइट है फ्रॉम द मिरर, देखो ये सनलाइट आएगी, वो मिरर से स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट प्रॉपरली वॉल के ऊपर पड़े। इस तरह से सेट करना है। और वॉल के ऊपर आपने एक वाइट कलर की शीट को पेस्ट कर लेना है ताकि आपको रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखाई दे। जब आप रिफ्लेक्शन देखोगे लाइट की इस प्लेन मिरर से, आपको वहाँ पे शीट के ऊपर कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। आपको एक सिंगल वाइट लाइट नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, मैनी कलर्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट मतलब टूट चुकी है 7 कलर्स में। अपने 7 कलर्स जो विबग्योर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें स्प्लिट मीन्स टूट चुकी है। उसमें आपको 7th क्लास में बताया गया था कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो एक सिंगल वाइट लाइट वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। कौन कौन से 7 कलर्स? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमने प्रिज्म नहीं रखा था, तो प्रिज्म कहाँ से आया? तो जो मिरर और वाटर हैं उन्होंने एक प्रिज्म का काम किया और हमारी जो वाइट लाइट थी, जो सनलाइट आ रही थी वाइट लाइट, उसे 7 कलर में ब्रेक कर दिया। As you learned in class 7, this break up the light into its colors, splitting of light into its color is known as dispersion of light. किसी लाइट का स्प्लिट होना अपने कलर्स में, उन्हें बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग आप ये भी कह सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Underline this line, this is very very important for 1 mark. Splitting of light into its colors is known as dispersion of light. After the light passing through the prism split it into its colors, उस phenomenon को क्या बोलते हैं, उस process को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं dispersion of light. Means light disperse होगी, टूटेगी, break up होगी light into its colors। जैसे कि आपने बारिश के टाइम देखा होगा, रेनी सीजन के टाइम जो आप रेनबो देखते हो, मीन्स वो भी क्या 7 कलर्स होते हैं रेनबो के। तो वहाँ पे ऊपर आसमान में मतलब प्रिज्म कहाँ से आ गया? तो क्या होता है, रेन के बाद कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में सस्टेन करते हैं काफ़ी टाइम। जैसे ही धूप निकलती है, सन की रेज हैं जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के बीच में से पास आउट होके जाते हैं, तो वो क्या एक प्रिज्म का काम करते हैं। और वहाँ पर क्या है, हमारी जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और हमें वहाँ पे वो रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है। तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है जो डिस्पर्शन शो कर रहा है। मीन्स वाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होना एक नेचुरल फिनोमिना दिखाई देता है। अगर कोई पूछे कि नेचुरल फिनोमिना कौन सा है, तो वो है रेनबो। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 16.7 व्हाट इज इनसाइड अवर आईज। हमारी आंखों के अंदर क्या है? देखने में तो बाहर से हमें आई बिल्कुल सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ऑर्गन्स हैं। ये आपको पहले बता दिए कि हम देखते कैसे हैं ऑब्जेक्ट्स को। जब लाइट हमारे अंदर एंटर करती है आईज में, उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। आई हैज़ रफली स्फेरिकल शेप। हमें देखने से बाहर से पता चलता है कि हमारी आई की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, मीन्स इस तरह से स्फेरिकल शेप है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। हमें जो बाहर से देखने को मिलती है आउटर कोटिंग क्या है, आई की वाइट कलर की है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइज़ के पार्ट के बारे में बताया गया जाएगा आपको, और
क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ से आ जाते हैं कि लेबल करो आई के पार्ट्स को या आई के पार्ट्स को डिफाइन करो। तो इस टॉपिक को ध्यान से लर्न करना है आपने। देखो द आउटर कोट है आई का, वो क्या होता है, वाइट होता है, और ये क्या है, टफ होता है, मीन्स बहुत हार्ड टफ होता है ये, ताकि हमारे अंदर आँख में कुछ चला जाए तो ये उसे मतलब कवर अप करता है, एक तरह से उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सी हेयर दिस वाइट पार्ट इज कॉल्ड द दिस वाइट पार्ट इज द टफ पार्ट विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। आई का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, जिस तरह से मीन्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आपके आइज़ में, वो पता नहीं चलता आपको, उसको क्या उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को बोलते हैं कोर्निया। अंडरलाइन दिस लाइन। यहाँ पे आई के आगे एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, उस पार्ट को बोलते हैं कोर्निया। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर्निया। उसके बाद कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम आइरिस बोलते हैं। ये देखो, ये दिया हुआ डायग्राम में कॉर्निया है, ये फ्रंट पार्ट हो गया, देखो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट जो यहाँ पे आँख के ऊपर है आपके। उसके बाद आगे क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस की वजह से ही आपकी जो आइज़ हैं उनका कलर आता है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, तो आइरिस की हेल्प से ही वो कलर आता है। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है, देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखो, ये छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, और यहाँ पे देखो ये अंदर ब्लैक होल दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। जो साइज है प्यूपिल का वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। कौन करता है, आइरिस। आइरिस मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और आइरिस के अंदर क्या होती है, प्यूपिल होता है, और जो प्यूपिल का साइज है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है, और आइरिस ही हमारी आइज को डिस्टिंक्ट कलर्स देता है। आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए। बिकॉज आइरिस क्या प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, तो प्यूपिल के थ्रू ही हमारी आंखों के अंदर लाइट जाती है, और प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। तो हमारी अमाउंट कितनी जाएगी आइज के अंदर, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस करेगा। देखो, जब दिन के टाइम के लाइट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपके पास लाइट बहुत ज़्यादा है तो जो प्यूपिल का साइज़ है, इसका साइज़ है, देखो कि अब स्मॉल हो जाएगा, प्यूपिल का साइज़ कम हो जाएगा। बिकॉज देखो बाहर ऑलरेडी लाइट है, तो ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करवा के क्या करना है, तो कम लाइट एंटर करेगी हमारी आंखों के अंदर। लेकिन रात के टाइम लाइट कम होती है, इसलिए हमारा जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे अंदर एंटर करे और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दें। आपने रात को कैट्स की आइज़ भी देखी होंगी, उनके जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो इसीलिए बड़ी होती हैं क्योंकि रात के टाइम अंधेरा होता है और उनकी लाइट्स की जो प्यूपिल्स हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर सके। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई देयर इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। देखो, बिहाइंड द प्यूपिल ये रहा प्यूपिल आपका, प्यूपिल के पीछे क्या लेंस है जो कि थिकर है सेंटर में। देखो, थिकर सेंटर में है और साइड्स में थिनर है, तो ये कौन सा लेंस हुआ, कन्वेक्स लेंस। आपने 7th क्लास में पढ़ा है ये, तो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस का क्या काम है, ये फोकस करता है लाइट को, मीन्स एक जगह पे इकट्ठा करता है हमारी आई के बैक पे, ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। ये लेयर है, देखो ये रेटिना लेयर है, यहाँ पे ये देखो ये रेटिना लेयर है, इस लेयर के ऊपर वो लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। फोकस करने के बाद ही हमें अच्छी तरह से वो कोई भी ऑब्जेक्ट है विजिबल होता है। रेटिना के अंदर क्या है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स की वजह से ही हमें जो सेंसेशन जो है वो फील होती है, और वो सिग्नल क्या है, ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन को थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये जो देखो यहाँ पे ये लेंस है, लेंस क्या करता है, लाइट फोकस करता है रेटिना पे। रेटिना के अंदर क्या है, नर्व सेल्स हैं, कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, जिसकी वजह से सेंसेशन फील होती है। सेंसेशन क्या होती है, सेंसेशन फील होती है, और वो सेंस क्या है, हमारे ब्रेन के पास जाती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। हमारा यहाँ पे ब्रेन है, उसके उस ऑप्टिक नर्व की हेल्प से हमारे ब्रेन को सेंस जाते हैं, तभी हम विजिबल कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें। जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कौन से, कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा रोशनी होगी तभी ये कोन्स क्या हैं, वो सेंसिटिव होंगे। रोड्स कौन से होते हैं, रोड सेंसिटिव टू डिम लाइट। अभी ये इसी तरह से लर्न करो आप, कोन्स किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट के लिए। एंड रोड्स कब सेंसिटिव होते हैं, जब आपकी डिम लाइट होती है, मीन्स जैसे रात को लाइट कम होती है।
कौन सेंस कलर, कौन जो है हमें कलर सेंस करने में भी हेल्प करते हैं। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो इसी होती है क्योंकि उनके अंदर जो कौन सेल्स हैं वो वर्क प्रॉपरली नहीं करते, इसीलिए उन्हें कलर्स ब्लाइंडनेस होती है, मीन्स उन्हें कलर्स का अच्छी तरह से पता नहीं चलता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. जो हमारा रेटिना है और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन के मतलब उनके कनेक्शन के बीच में एक वहाँ पे कोई सेल्स नहीं होते, कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते, इसलिए हमें वहाँ पे विज़न नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है उस स्पॉट पे। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। उस पोजीशन पे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। रेटिना पे नर्व्स, पूरे रेटिना पे नर्व सेल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइट फोकस होती है सेल्स के ऊपर, तो हमें वहाँ पे कलर्स और जो भी चीज़ें हमारी चीज़ उसे वहाँ अच्छी तरह से देख पाते हैं। लेकिन अगर ब्लाइंड स्पॉट के पास आपकी फोकस होगी लाइट, तो वहाँ पे हमें कोई सेल्स नहीं है सेंस करने के लिए, तो वहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो उस चीज़ में हमें कोई भी विज़न नहीं होता है। उसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है, आपको समझाई गई है, जिससे आपको और क्लियर होगा कि ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है। एक शीट लेनी है, उस पर एक बार क्रॉस कर लेना एक साइड पे, और एक साइड पे क्या डॉट लगा रखा है, तो दोनों डिस्टेंस के बीच में, मार्क के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, आपने अपनी आर्म की जितनी लेंथ होती है ना, उतनी लेंथ के ऊपर, उतने डिस्टेंस पे आपने इसको अपने से दूर रखना है, इस शीट को। फिर क्या करना है, आपने क्लोज, पहले एक बार आपने अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज करना है। जब आप अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज करोगे तो आपने कॉन्टीन्यूसली क्रॉस की तरफ देखना है। आपकी लेफ़्ट आई क्लोज है और आपने क्या है, इस क्रॉस की तरफ देखना है, और आपने शीट को स्लोली अपनी तरफ खींचना है। जब आप खींचते जाओगे तो आपको मतलब किसी एक पॉइंट पे ये दिखेगा कि आपको वो जो डॉट है वो दिखना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया वो दिखना? बिकॉज डिस्टेंस कम होता गया, जैसे कम होता गया तो हमारी जो आई थी उसने फोकस किया उस ब्लाइंड स्पॉट पे कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये डॉट क्या दिखना बंद हो गया। ऐसे ही हमने एक बार क्या करना है, राइट आई को क्लोज करना है। जब उसे क्लोज करेंगे तो अब हमने डॉट की तरफ देखना है। अब आपको क्या, कुछ टाइम के बाद आपका जो क्रॉस है वो दिखना बंद हो जाएगा। Disappearance of the cross or the round marks show that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. इसका मतलब उस पॉइंट पे जब आपको वो दिखना बंद हो गया, तो मतलब उस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट है रेटिना के बीच में जो मैसेज नहीं भेज रहा है आगे ब्रेन को, इसलिए जब उस पर लाइट फॉल हो रही है तो इसलिए हमें वो दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्लाइंड स्पॉट का काम करता है। ये ब्लाइंड स्पॉट, किसी इमेज को आप देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी देखा और आप उसे अभी फॉरगेट कर दोगे। जो इम्प्रेशन है इमेज का डज नॉट वेनिश इमीजिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के 1/16 टाइम तक वो जो आपको इमेज है दिखाई देती है, मीन्स सपोज करो 0.06 सेकेंड तक वो आपको दिखाई देती है। अगर इफ़ कहते स्टिल इमेजेस, स्टिल मीन खड़ी इमेजेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड। अगर कहते कि आपके आँखों के आगे फ्लैश की जाएँ कुछ पिक्चर्स, 16 पिक्चर्स पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में 16 पिक्चर्स अगर आपकी आँखों के आगे दिखाई दे दें, तो वो आपको इस तरह से लगने लग जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा नहीं है, वो मूव करना स्टार्ट कर गया है। इसी तरह से होता है हमारी जो कार्टून मूवीज़ वगैरह कुछ मूवीज़ होती हैं, उनमें हमें देखने को लगता है कि वो वीडियो चल रही है, बट एक्चुअल में वो वीडियो नहीं होती है, वो फास्टर रेट में हमारे आगे से पिक्चर्स लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो लगता है कि वो पिक्चर्स मूव कर रही हैं और वहाँ पे वो पिक्चर्स क्या है, मूविंग पोजीशन में है। जैसे ये एक्टिविटी में दिखाया गया है, एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या है, एक आपके पास कार्डबोर्ड है, उसके पीछे की साइड ये बर्ड दिखाई दे रहा है और आगे की साइड क्या है, आपको उसका केज दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये 2 होल्स देख रहे हैं आप लोग। आपने क्या करना है, इस होल मतलब जो आपने स्ट्रिंग है उसको फास्टली मूव करना है, ट्विल करना है आपने रैपिडली। तो आप देखोगे कि आपको एक टाइम पे ऐसे लगेगा कि ये जो पंछी है वो इस केज के अंदर है। इसी तरह से हमें जो वो मूवीज़ हैं वो इस तरह से शो करती हैं कि दैट नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस वो इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़ मूव कर रही है। They are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second, faster than even 16 per second। तो वो हमारे सामने एक
एक टाइम पे 24 पिक्चर्स को मूव करते हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब कि 16 सेकंड से भी ज़्यादा, 16 पिक्चर्स पर सेकंड से भी ज़्यादा। सो इस तरह से हमें लगता है कि वो पिक्चर क्या मूव कर रही है। तो इस तरह से वो एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वो रियल मूव नहीं करते हैं। 24 पिक्चर्स 1 सेकंड में हमारे आगे से लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है, हमें ये सेंस होता है कि वो चीज़ मूव कर रही है, तो एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रही होती है। नेचर ने प्रोवाइड किए हैं आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंटरिंग द आई। तो हमारी नेचर ने हमारी आँखों के ऊपर हमें आईलिड्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है हमारी आईज में एंटर ना करें। आईलिड्स भी हमारी जो हैं वो शट आउट कर देती हैं लाइट्स को जब नहीं चाहिए होती, जैसे कोई फ्लैश एकदम से अचानक आपकी आइज़ में पड़े तो आपकी आइज़ क्लोज हो जाती हैं, वो भी हेल्प करती है इस तरह से आपको ज़्यादा रोशनी से बचाने के लिए। आइज़ की हेल्प से हम लोग नियर हो चाहे दूर हो कोई भी चीज़ है उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक कोई नॉर्मल आई है वो प्रॉपरली उसे क्लियरली उसे विज़न हो सकती है वो चीज़, अगर वो कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, कुछ पर्सन्स को मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं बट उन्हें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, और कुछ लोगों को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते। ये हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया होते हैं जो आप हायर क्लासेस में भी 10th में ही पढ़ोगे। तो इन ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं कईयों को, इनको सुटेबल करेक्टिव लेंस जो उनको लेंस चाहिए, क्योंकि जो हमारे लेंस है वो डिस्टेंस पे फोकस या फिर नियर फोकस किसी तरह से मतलब जो लेंस उनके लिए अप्रोप्रिएट है वो लेंसेज यूज़ करके उनके इन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। चाहे जो लेंस उनके लिए ज़रूरत है जिसकी हेल्प से वो फोकस कर सकें अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी तरह से, तो उन लेंसेज की हेल्प से उनके अंदर जिन पीपल को ये डिफेक्ट्स होते हैं तो उनको करेक्ट कर दिया जाता है। कुछ जो ओल्ड एज के पीपल हैं उनकी आई साइट है कुछ टाइम के बाद फॉगी धुंधली से उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। उनके जो आई लेंस हैं वो क्लाउडी एक वाइट कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसा होता है तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कि उसे कैटरेक्ट का डिजीज़ हो गया, मीन्स उसे मोतियाबिंद हो गया, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो इस तरह के डिज़ीज़ की वजह से कई बार इंसान को बहुत कम दिखाई देता है और कई बार वो उसकी अपने मतलब आँखों से बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो अब तो पॉसिबल है इस ट्रीट करने का इस डिफेक्ट को। तो जो ओपेक लेंस है जो हम रिमूव कर देते हैं उसकी जगह जो मतलब नेचुरली प्रोवाइड था उस लेंस को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है जिसकी हेल्प से लोग देख पाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफ़र। कुछ केयर्स करने के लिए आइज़ के लिए टिप्स दिए हुए हैं आपको। अगर कोई कहते हैं प्रॉब्लम आती है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना रेगुलर चेकअप रखना चाहिए। अगर आपको एडवाइस की जाए तो अपने स्पेक्टिकल्स हैं जो सूटेबल हैं वो लगाने चाहिए प्रॉपर टाइमिंग पे। आपको ज़्यादा कम और ज़्यादा तेज़ रोशनी में भी नहीं बैठना चाहिए बिकॉज ज़्यादा तेज़ रोशनी भी बैड है आपकी आँखों के लिए। अगर कम रोशनी है तो उसकी वजह से आपकी आइज़ पे स्ट्रेन आ सकता है, प्रेशर हो सकता है और आपको हेडेक हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा रोशनी के पास बैठते हो तो आपकी जो आइज़ के रेटिना है वो इंजर हो सकता है, जिसकी वजह से फिर आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे अच्छी तरह से और आप प्रॉपरली विज़न नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ है। सन बहुत पावरफुल लाइट होती है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, इसीलिए मना किया जाता है कि सन की तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, सन की तरफ देखना नहीं चाहिए डायरेक्ट। उसके बाद अपनी आइज़ को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पार्टिकल आपकी आइज़ में चला गया कोई डस्ट पार्टिकल तो अपनी आइज़ को फटाफट ठंडे पानी से साफ़ करो। अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर, ये आपको डेली करना चाहिए। अपने आइज़ को ठंडे पानी से क्लीन वाटर से साफ़ पानी से धोना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विज़न, नॉर्मल डिस्टेंस पे रख के आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बुक को बहुत ज़्यादा पास रख लो या बुक को बहुत ज़्यादा दूर रखो अपने आप से। कभी भी चलती ट्रेन बस वगैरह इसमें नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज वो एक जगह पे फोकस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका विज़न हिलता रहता है और इससे उसका बैड इम्पैक्ट आपकी आई साइट पर हो सकता है। अपना बैलेंस डाइट, आपके जो खाने की डाइट है उसको भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए फूड स्टफ़ है जो कि आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो खाना चाहिए बिकॉज लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स
नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको, मीन्स रात को दिखना बंद हो सकता है। तो आपकी जो डाइट में जो रिच कंपोनेंट है विटामिन ए होना चाहिए। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं फूड्स के नेम, जैसे रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, इनको अंडरलाइन कर लो। कॉड लिवर ऑयल रिच इन विटामिन ए, ये हमें अपने डाइट में ऐड करने चाहिए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये विटामिन ए के कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको अपने जिसको आइज़ की प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मली भी ये सब कुछ विटामिन ए रिच जिसमें फूड कंटेंट्स होते हैं ये खाने चाहिए ताकि आपकी आइज़ में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एनिमल्स की भी जो है शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की आइज़ होती हैं। जैसे कि क्रैब्स की आइज़, क्रैब्स का साइज़ खुद का बहुत स्मॉल होता है बट उनकी आइज़ उनकी क्रैब्स की भी स्मॉल होती हैं, बट वो इतनी इनेबल होते हैं कि वो अपने बिहाइंड, अपने पीछे की चीज़ें भी देख सकते हैं। सो वो अपने जो एनिमल्स हैं, एनिमीज़ हैं उनको सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो उनको पीछे से उनके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई की लार्ज आइज़ होती हैं, क्रैब्स की स्मॉल होगी, बटरफ्लाई की लार्ज आइज़ होती हैं। दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटल आइज़। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट बैक एज वेल। वो फ्रंट भी देख सकती हैं, साइड्स में भी देख सकते हैं और पीछे की तरफ भी देख सकती हैं। अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। अब कुछ ऐसी भी हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें कईयों को दिन के टाइम दिखता है, कईयों को रात के टाइम दिखता है। जैसे कि आउल है, इसको रात के टाइम पूरा क्लियर दिखता है लेकिन डे टाइम पे नहीं दिखता है। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स कौन से हैं, काइट और ईगल, इन ये दिन के टाइम प्रॉपरली देख सकते हैं बट नाइट के टाइम पे नहीं देख सकते। देखो आउल नाइट के टाइम पे देखता है इसलिए उसका जो प्यूपिल है वो भी क्या लार्ज होता है और उसका कॉर्निया भी लार्ज होता है ताकि मैक्सिमम लाइट है जो उसके अंदर एंटर कर सके और उसे क्लियरली दिख सके। बिकॉज रात के टाइम कम लाइट होती है, डिम लाइट होती है, इसलिए उसका कॉर्निया और प्यूपिल पूरा ज़्यादा लार्ज खुला होता है, बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसके अंदर एंटर हो सके और उसे अच्छी तरह से दिखाई दे। और मैंने आपको पहले बताया था पीछे कि रोड्स क्या हैं, सेंसिटिव हैं डिम लाइट में। तो कई पर्सन्स के अंदर रोड्स ज़्यादा होते हैं तो इसके रेटिना के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ रोड्स होते हैं और फ्यू कॉन्स होते हैं। आउल के ज़्यादा से ज़्यादा क्या रोड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्स, इसीलिए उसे रात में ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू द डे, क्योंकि रोड्स क्या हैं सेंसिटिव हैं डिम लाइट के लिए। इसी तरह से जो डे बर्ड्स हैं उनके क्या कॉन्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज कॉन्स क्या सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए और फ्यूअर रोड्स होते हैं, उनके अंदर रोड्स कम होते हैं इसलिए उन्हें रात में दिखाई नहीं देता है। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअली चैलेंज्ड मीन्स जिन्हें दिखाई ना देता हो या बिल्कुल कम दिखाई देता हो तो वो भी पर्सन अब पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। वो लोग टच करके आइडेंटिफाई करते हैं थिंग्स को या फिर आवाज़ें सुन के वो अच्छी तरह से क्लियरली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया था, ब्रेली सिस्टम, जो कि लुइस ब्रेली ने बनाया था। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेली, जो कि लुइस ब्रेली ने बनाया था, जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन था, मीन्स उसे खुद को भी नहीं दिखाई देता, उसी ने ये सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम में क्या थे 63 डॉट पैटर्न्स थे करैक्टर्स के, जिन्हें मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखा गया था। जैसे सी के लिए 2 डॉट्स रख दिए, ए के लिए 1, टी के लिए इस तरह से 4 डॉट्स, एंड के लिए इस तरह का पैटर्न, कोमा के लिए। तो इन्हें टच करके जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे टच करके इन्हें रिकॉग्नाइज करते थे, लर्न करते थे और जो कॉम्बिनेशंस थी वर्ड की वो बनाते थे। तो इस तरह से वो सिर्फ सिंपल लेटर्स नहीं उनके कॉम्बिनेशंस को भी लर्न करते थे, इवन कुछ मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिक्स भी लर्न कर पाते थे एंड बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी वो रीड कर पाते थे बाय यूजिंग द ब्रेली सिस्टम की हेल्प से। स्टार्टिंग में उन्हें पहले लेटर्स पढ़ना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद स्पेशल करैक्टर्स, फिर उनके कॉम्बिनेशंस एंड मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, और डिफरेंट मेथड्स सिखाए जाते थे, डिपेंड करता था कि किस तरह से कोई इंसान रिकॉग्नाइज कर रहा है बाय टच करने से। अब ब्रेली सिस्टम में टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस और प्रिंटिंग मशीन्स भी अब आ चुकी हैं। कुछ रिसोर्सेज बताए गए हैं उनकी हेल्प के लिए, जैसे नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या क्या थे, विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स। टेक्चुअल एड्स मीन्स यूजिंग द सेंस ऑफ द टच, मीन्स टच करके वो रिकॉग्नाइज करते थे। ऑडिटरी एड्स मीन्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनकर वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते थे कि क्या है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे कि आपके कोई कंप्यूटर हो गए, कोई रेडियो हो गया, बोल जो मतलब जिनसे वो सुन सकते थे। विजुअल एड्स में क्या क्या था,
कैन मैग्नीफाई द वर्ड्स, वो विजुअल एड में क्या था, मैग्नीफाई मतलब बड़े कर सकते थे वर्ड्स को, या उनको प्रॉपर लाइट प्रोवाइड कर सकते थे ताकि उन्हें प्रॉपर मटेरियल क्या दिख सके। जिन्हें बिल्कुल कम दिखाई देता था वो विजुअल एड्स की हेल्प से क्लियरली देख पाते थे। टेक्चुअल एड्स में जो कि बाय द सेंस ऑफ टच वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते थे, तो उसमें ब्रेली राइटर स्लेट यूज़ की जाती थी, और भी और स्टाइलस जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, जो हेल्प करता था विजुअल चैलेंज पर्सन को ताकि वो अपने करेक्टर्स को अच्छी तरह से, मीन्स जो लेटर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकें और आगे पढ़ सकें अपना। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में कौन कौन से आगे देखो, जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर्स, रिकॉर्डर्स, आपकी बुक्स जो टॉकिंग है तो ऐसे ये जो डिवाइस थे, कैसेट्स हो गए, टेप्स हो गए, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स है ये हेल्प करते थे ताकि वो अच्छी तरह से अपने लर्न कर सकें, अपने रिकॉग्नाइज कर सकें, लेटर्स को अच्छी तरह से पढ़ सकें, अपना लर्न कर सकें, सुनकर लर्न कर सकें अच्छी तरह से। अब के दिनों में है क्या, सीडीज़ हैं, जो ऑडियो सीडीज़, वॉइस बॉक्सेस, कंप्यूटर्स, ये सारे के हेल्प हैं टू लिसनिंग एंड टू राइटिंग विद द डिज़ायर्ड टेक्स्ट, ताकि वो लोग अच्छी तरह से अपना लर्न कर सकें और पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल एड्स हैं। ऑप्टिकल एड्स में क्या, बायोफोकल लेंसेज आते थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप एड्स, ये सारे लेंस कॉम्बिनेशंस के यूज़ किए जाते थे ताकि जो विजुअल लिमिटेशंस हैं उनको रेक्टिफाई, उन्हें ठीक किया जाए, करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉकबोर्ड एंड द क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि इसकी हेल्प से, टेलीस्कोपिक एड्स की हेल्प से क्या, चॉकबोर्ड को इजीली क्लियरली विजन कर पाएँ वो लोग, और जो हमारे जो क्लास में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं उनको इजीली देख पाएँ। इस टॉपिक में कुछ आपको विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के बारे में बताया गया है, जो कि विजुअली चैलेंज्ड होने के बाद, जिन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था या बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, वो फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट्स अचीव की हैं। जैसे यहाँ पे दिवाकर के बारे में बताया गया है, ये एक ग्रेट परफॉर्मेंस थे एज ए सिंगर, ये ग्रेट सिंगर थे। दूसरे रविंद्र जैन, ये भी विजुअली चैलेंज थे, इन्होंने अपनी संगीत प्रभाकर की डिग्री ली है इलाहाबाद से, एंड ही इज़ अ लिरिस्ट सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। तो मीन्स विजुअली चैलेंज होने के बावजूद भी इन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपनी अचीवमेंट्स अचीव की हैं अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे लाल अडवाणी जी के बारे में बताया गया, ये भी विजुअली चैलेंज थे, इन्होंने खुद एक एसोसिएशन को बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, जो मतलब डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया, और इसके अलावा इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ब्रेली प्रॉब्लम्स के लिए यूनेस्को में। और एक हेलन केलर थे, अमेरिकन ऑथर हैं, लेक्चरर हैं, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, जो कि 18 मंथ्स ओल्ड थे तभी से वो विजुअली चैलेंज पर्सन थे, पर इस चैलेंज के बावजूद भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ली, एंड शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903. So this is the chapter of the 16 of light. So with this your chapter 16 is complete.